3 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का और मैं हूं आपके साथ सचिन। क्या राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई जाति है? और जातियों में बंटवारे के बावजूद भी अगर आर्थिक रूप से जातियां पिछड़ी रहती हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्यों राजनीतिक पार्टियां इसकी जिम्मेदारी उठाने से पीछे हटती हैं? राहुल गांधी अगर एक बार फिर से 2024 में सत्ता में इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं तो जातीय जनगणना कराने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि तमाम राज्यों में जातीय जनगणना कराएंगे। जरा पता चलना चाहिए कि कौन कितना पिछड़ा है। साथ ही आने वाले वक्त में इकोनॉमिक मॉडल पर भी हम आधार बनाएंगे, बात करेंगे कि जो जितना पिछड़ा है उसे उतना हिस्सेदारी मिल रही कि नहीं मिल रही। वहीं प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें, उन्होंने कहा कि इस देश की 2 ही जाति हैं, एक अमीर और एक गरीब, लेकिन घूम घूम कर पहिया जो है एक बार फिर से कौन जातों पर आकर टिक जाता है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इतने साल बाद भी हम जाति के बंधन से बाहर क्यों नहीं निकल पाए हैं, या फिर बार बार जात के बंधन में फंसा करके सिर्फ वोटों का, क्योंकि वोटों की गिनती ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस कारण से उस चक्रव्यूह से नेता निकालना ही नहीं चाहते हैं। हम बात करेंगे आज इसी की। 4 घंटे हमारी कास्ट सेंसस पे चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ और एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है और यूनानिमसली लिया है। मगर मतलब कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपना पूरा सपोर्ट कास्ट सेंसस का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं दिया। तो काफ़ी खुशी की बात है। हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर्स बैठे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर्स ने भी डिसीजन लिया है कि वो भी राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे। तो राहुल कह रहे हैं कि 4 घंटे तक जो है बाकायदा हमने चर्चा की और उसके बाद मुख्यमंत्रियों से मेरी बात हो गई है कि वो अपने राज्यों में करवाएंगे, उसके बाद जब हम केंद्र में आए तब भी करवाएंगे। लेकिन 2009 में अब हम आपको दिखाते हैं वही राहुल हैं जो 2009 के एक राहुल, तब उन्होंने क्या कहा था, आइए सुनते हैं। The same way I go to a university and I talk to students, the same way I go to some chai wala and I sit down and I talk to him. I don't ask the chai wala, are you Dalit? No. He's a person for me. Are you Dalit? No. He's a person for me. भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम ये हम करके दिखाएंगे। तो राहुल के बयान पर केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश में बीजेपी के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का रिकॉर्ड खराब है और उसकी गारंटी झूठी और सपने हकीकत से दूर है। श्री राहुल गांधी का ओबीसी जातिगत जनगणना का बयान एक और झूठ से बढ़कर के कुछ नहीं है। हम सब जानते हैं कि देश में जब मंडल आयोग की बात संसद के अंदर आई थी तो लोकसभा में, पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड विरोध उनके नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था। देश में जब काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट 50 के दशक में आई और 80 के दशक में मंडल आयोग की रिपोर्ट आई तो उसको लागू न करने का काम कांग्रेस ने किया था। ये राहुल गांधी को जब अपोजिशन में है सब याद आ जाता है। उनके 10 साल सरकार थे, उसके पहले उनके पिताजी थे, उनके ग्रैंड मदर थे, ग्रेट ग्रैंड, तब उनको जब वो अपोजिशन में है सब कुछ याद आता है। तो इसलिए जब हमको इसके बारे में जो निर्णय करना है वो तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व करेंगे। राहुल गांधी जी की और कांग्रेस की, खड़गे साहब का जो ये अधिवेशन में प्रस्ताव पास है कांग्रेस का जाति जनगणना का, उनका स्वागत मोदी जी को करना चाहिए, बीजेपी को करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अगर मानो देर से सही अच्छा चुनाव आया है। आज पूरे देश के हर जाति का, जातिवाद तो जाति जो है
वो तो समाप्त होने वाले नहीं, सदियों से आ रहा है। जब वो समाप्त नहीं होगा तो आपको सब जातियों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। एक रहे देश, अखंड रहे, मजबूत बने, आगे बढ़े, तो सबको विश्वास होगा कि न्याय हमारे साथ हो रहा है। जितनी जनसंख्या हमारी है, न्याय हो रहा है, वो भी देश हित के अंदर है। सोच समझ के बहुत बड़ा फैसला किया गया है। उसका स्वागत हम उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री जी आज नहीं तो कल करेंगे और लागू करेंगे। वो खुद लागू कर देंगे। लागू क्या करना, नहीं तो घोषणा करना है अगले सेंसस के अंदर, अगले सेंसस में जो होगा वो जातिगत जनगणना के आधार पर भी होगा, आर्थिक सामाजिक सब उसमें आ जाएगा। कास्ट सेंसस को चुनाव के नजरिए से देख करके इसकी तौहीन नहीं करना चाहता, मैं इसको तुच्छ नहीं बनाना चाहता। इसका बहुत बड़ा मेयार है, इसको आप चुनाव तक ना लाएं। मैं समझता हूं बिहार ने जो किया, अब आंकड़े अपनी जुबान बोलने लगे, उनको हिस्सेदारी और भागीदारी चाहिए। जो मूल तत्व है, ये कहानी शुरू हुई लालू जी, मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी, फिर अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी। ये सामाजिक न्याय का एक ऐसा क्षण है हमारे इतिहास का जिसको गले लगा करके स्वागत करना चाहिए जिसका, और बीजेपी को भी अवरोध उत्पन्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के मामलों में जब आप अवरोध उत्पन्न करते हैं ना तो इतिहास दर्ज करता है। तो वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे लिए चलते हैं और आपको सुनवाते हैं इंदिरा गांधी का वो बयान जिसमें वो खुद जातिवाद को खत्म कर दें और जातिवाद के खिलाफ बोलती नजर आ रही है। असल में मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। हम सब अपने को एक माने। जब हम उपलब्धियों की तरफ देखते हैं, सफलताओं की तरफ देखते हैं, तो कमजोरी की तरफ भी देखना है। किन बातों ने हमको पीछे रखा, कौन से रोड़े हमारे रास्ते में आए कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सके। तो हम देखते हैं कि जो सबक आजादी की लड़ाई ने हमें सिखाया था कि केवल एकता और अनुशासन से सफलता प्राप्त हो सकती है, आज जाने या अनजाने कुछ ऐसे लोग हैं जो जाति के नाम से समाज को चोट पहुंचाते हैं, धर्म के नाम से धर्म को ही धक्का पहुंचाते हैं। ये है हमारी कमजोरी। तो ये दादी उस वक्त कह रही थी कि वो जात पात में विश्वास नहीं रखती। कुछ ऐसे लोग हैं जो जात के नाम पर बंटवारा करना चाहते हैं। देखिए समय का पहिया किस तरीके से बदला। और कल राहुल जो है वो कह रहे थे कि जात इस वक्त सबसे बड़ी सच्चाई है और जात कंसेंसस होना चाहिए, यानी कि इस वक्त कोई नहीं बदला। आलोक मेहता हमारे साथ है, एडिटोरियल डायरेक्टर। हिमांशु भट्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार। ऋषि मिश्रा है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। आलोक जी साहब, 70 में से 60 साल तो आपका राज रहा। इंदिरा गांधी अगर कहा करती थी उस वायदे के साथ कि मैं जात में विश्वास नहीं रखती या ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, तो आज पोते को बैठ करके कहना पड़ा है उस कमरे में कि बताइए सामने ये जो बैठे हुए हैं पत्रकार कितने दलित हैं, हाथ खड़ा कीजिए। कितने आदिवासी हैं, हाथ खड़ा कीजिए। हम बताएंगे कितने दलित हैं, हम बताएंगे कितने आदिवासी हैं, ताकि उनको उसका हक दिला सके। 60 साल तो आप ही थे साहब, 60 साल क्यों नहीं हक दिलवाया? अब क्या क्योंकि 2024 का चुनाव आया इसलिए जात कंसेंसस याद आया? क्या ये सबसे बड़ी हकीकत है सर इस वक्त जो कि बता दी गई है राहुल गांधी को? देखिए सचिन जी, मेरा एक निवेदन है, हमारे एक जो मेहमान है उनका टेलीफोन से बार बार डिस्टर्बेंस आ रहा है, लेकिन खैर मैं अपनी बात कहता हूँ। जरा इसको पीसीआर ठीक कराए जी। पीसीआर एक गेस्ट से उनकी फोन बराबर गड़बड़ कर रहा है, आवाज ही नहीं बोलने दे रहा है। सचिन जी, आपने ठीक इंदिरा गांधी का कोट चलाया और मैं राजीव गांधी का कोट भी आपको बता सकता हूं जो उन्होंने इंटरव्यू में दिया और कहा कि देखिए ये आरक्षण का मुद्दा इस तरह का है, इससे सर मैं आपका ऑडियो ठीक कराता हूँ। वो नहीं, सर मैं आपका ऑडियो ठीक कराता हूँ, मुझे मालूम है क्योंकि आपको डिस्टर्बेंस आ रही है। अब जैसे भी ऑडियो आपका अप हो रहा है तो हमिंग की साउंड आ रही है। मैं आपका ऑडियो ठीक कराता हूँ, तो इससे आपका ऑडियो ठीक करवाता हूँ। और मैं एक कमेंट हिमांशु जी से इन बिटवीन ले लेता हूँ। हिमांशु भाई, मतलब 2024 में भी भैया जात बताओ वोट पाओ, यही बस राहुल गांधी के पास ये पूरा। आप हार्वर्ड जाते हैं, आप ऑक्सफोर्ड जाते हैं, वहां पर जाकर के लेक्चर दे करके आते हैं। जब घर पे आते हैं 2024 में, जो कि सबसे युवा जो है पूरे विश्व का जहां पर रहता है, उसको आप वोटिंग के लिए क्या देना चाहते हैं? किस तरह का भारत देना चाहते हैं? नया भारत में क्या कहते हैं?
कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन दलित है कौन आदिवासी? नहीं, ये तो मैं आपको एक क्रिकेट मैच का सिमिली देता हूँ कि आप पहला बॉल डालो, मैच शुरू होती है, और फुल टॉस दे दो, तो बचा हुआ बैट्समैन क्या करेगा? सीधा सिक्स मारेगा। यही बात राहुल गांधी ने ये चुनावों के प्रचार की शुरुआत की, जो तो परसेप्शन बनाने की कोशिश की, मगर पहला ही बॉल फुल टॉस दे दिया। अभी उसको छक्के ही लगेंगे ना, क्योंकि जातिवाद के बारे में कांग्रेस को बोलने का कोई हक ही नहीं है। वो खुद ही उसको झुकला चुकी है पहले से। 50 का दशक हो, 60 का हो, 70 का हो, 80 का हो, उन्होंने तो जातिवाद को कभी बोला नहीं। वो हालांकि जातियां भारत के अंदर है, कोई मना नहीं कहता, कोई ऐसा नहीं कहता कि जातियां नहीं है, मगर जातिवाद के आधार पर चुनाव में उसको कल भी मैंने यही चर्चा में यही कहा था कि एक बारी एक परसेप्शन बन गया, कमंडल मंडल की राजनीति चल गई, मगर वो भी पूरी 5 साल नहीं चल सकी था, टूट गए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि शायद जब आपके पास कुछ बचता नहीं है ना, तब ये ऐसी बातें करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस का दिवालियापन है। जब कोई इंसान दिवालिया हो जाता है आइडिया के मामले में, तब ये ऐसी बातें करता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कांग्रेस के थिंक टैंक को हो क्या गया है। बिहार में कास्ट सेंसस हुआ, समझ में आती है बात। वो लोग 20-25 साल से लड़ रहे हैं, वहां कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। अभी उसी को उठा के आप सेंट्रल पे ले आओगे, आपका क्या हश्र होगा, उनको समझ में ही नहीं आता। क्या सच में ये एक मास्टर स्ट्रोक है? क्या ये इशू चलता है? मुझे एक बात बताइए, ठीक है आपकी नजर में आता है ये बैकफायर कर जाए। ये बैकफायर किया है, क्योंकि वो कह रहे कि अब बीजेपी बताए, हमने तो बता दिया स्टैंड, अब बीजेपी बताया, अब बीजेपी बताया। अब चैलेंज तो यही हो रहा है इन चुनावों में। जाहिर सी बात है, चुनाव है, हकीकत है, सच्चाई है कि जात बताओ वोट पाओ। भैया बीजेपी बताए क्या स्टैंड है। बीजेपी क्यों बताएगा? बीजेपी को टाइम थोड़ी है उनके प्रश्नों का जवाब देने का। वो तो अपनी स्ट्रेटजी पे चल रहा है। ठीक है, आलोक जी हमारे साथ जुड़ गए। आलोक जी, सवाल उस वक्त भी आपने सुना था, 70 में से 60 साल आपका शासन रहा, और आज आप ये कह रहे हैं कहकर कि मैं बताऊंगा इस देश को कि कौन दलित है कौन पिछड़ा है, ताकि मैं उनको उनका हक दिलवा पाऊं। अब से पहले 60 साल हो क्या रहा था? यही मैंने इंदिरा जी की बात सुनाई। आलोक जी, लगता है आलोक सर तक आवाज नहीं पहुंची है। इस वक्त जो है एक बार मैं फिर से कुछ वो साउंड बाइट्स दिखाना चाहता हूं दोबारा, जो राहुल गांधी ने कहा था कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और इससे पहले के राहुल गांधी क्या थे, वो क्या कहते थे, वो जो साउंड बाइट है वो तो उससे पहले जो है तमाम रिएक्शंस किस तरीके से आए थे वो देखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने एक बार फिर से, हालांकि अपनी रैली में ज़रूर कहा था, लेकिन राहुल गांधी ने एक बार फिर से कैसे इसे एक बड़ा इशू 2024 से पहले का बना दिया। अब देखना ये होगा कि क्या यहाँ पर जो थिंक टैंक है कांग्रेस का, वो इसे मास्टर स्ट्रोक लेकर के चल रहा है कि अब भी जात पर चुनाव लड़ा जा सकता है। उस वक्त मंडल का मंडल पर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन अब भी क्या जात पर वोटर इतना ज़्यादा जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा कि वो डाल देगा? क्या खाता सुनते हैं। 4 घंटे हमारी कास्ट सेंसस पे चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ, और एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है, और यूनानिमसली लिया है। मगर मतलब कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपना पूरा सपोर्ट कास्ट सेंसस का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं दिया। तो काफ़ी खुशी की बात है। हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर्स बैठे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर्स ने भी डिसीजन लिया है कि वो भी राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में कास्ट सेंसस को आगे। The same way I go to a university and I talk to students,
The same way I go to some chai wala and I sit down and I talk to him. I don't ask the chai wala, are you Dalit? No. He's a person for me. Are you Dalit? No. He's a person for me. भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम ये हम करके दिखाएंगे। श्री राहुल गांधी का ओबीसी जातिगत जनगणना का बयान एक और झूठ से बढ़कर के कुछ नहीं है। हम सब जानते हैं कि देश में जब मंडल आयोग की बात संसद के अंदर आई थी तो लोकसभा में पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड विरोध उनके नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था। देश में जब काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट 50 के दशक में आई और 80 के दशक में मंडल आयोग की रिपोर्ट आई तो उसको लागू न करने का काम कांग्रेस ने किया था। राहुल गांधी को जब अपोजिशन में है सब याद आ जाता है। उनके 10 साल सरकार थे, उसके पहले उनके पिताजी थे, उनके ग्रैंड मदर थे, ग्रेट ग्रैंड, तब उनको जब वो अपोजिशन में है सब कुछ याद आता है। तो इसलिए जब हमको इसके बारे में जो निर्णय करना है वो तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व करेंगे। राहुल गांधी जी की और कांग्रेस की, खड़गे साहब का जो ये अधिवेशन में प्रस्ताव पास है कांग्रेस का, जातिगत जनगणना का, उनका स्वागत मोदी जी को करना चाहिए, बीजेपी को करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अगर मानो देर से सही अच्छा चुनाव आया है। आज पूरे देश के हर जाति का, जातिवाद तो जाति जो है वो तो समाप्त होने वाले नहीं, सदियों से आ रहा है। जब वो समाप्त नहीं होगा तो आपको सब जातियों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। एक रहे देश, अखंड रहे, मजबूत बने, आगे बढ़े, तो सबको विश्वास हो गई न्याय हमारे साथ हो रहा है। जितनी जनसंख्या हमारी है न्याय हो रहा है, वो भी देश हित के अंदर है। सोच समझ के बहुत बड़ा फैसला किया गया है। उनका स्वागत हम उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री जी आज नहीं तो कल करेंगे और लागू करेंगे। वो खुद लागू कर देवे, लागू क्या करना, नहीं तो घोषणा करना है अगले सेंसस के अंदर, अगले सेंसस में जो होगा वो जातिगत जनगणना के आधार पे भी होगा, आर्थिक सामाजिक सब कुछ आ जाएगा। चलिए आलोक सर के पास चलते हैं, बिना वक्त जो है वो ख़राब किए हुए। आलोक जी, वही सवाल मेरा वही था भाई, 70 में से 60 साल आपका राज, और अब आप 2024 में देश को फिर ये बता रहे हैं कि हम आए तो बताएंगे कौन दलित, कौन पिछड़ा, कौन ओबीसी, ताकि हम हम सुधार कर सकें, उसका उद्धार कर सकें। अब से पहले आप क्या कर रहे थे? आप भी शासन में थे, या फिर ये चुनाव से पहले का मास्टर स्ट्रोक? देखिए सचिन जी, मास्टर स्ट्रोक वैसे वो सत्ता में आए, वो जो चाहे करें। वो प्रदेशों में राजनीति में हैं, प्रदेशों में सत्ता में रहे हैं, फिर से सत्ता में आए, हम लोग उस पर नहीं। मुझे आपत्ति इस बात पर भी है कि उन्होंने मीडिया से पूछा सवाल और कहा कि हाथ खड़ा करके बताइए कौन ओबीसी है, कौन दलित है। अब वो मीडिया को भी इसी आधार पर कल उनसे पूछा जाए कि नेशनल हेराल्ड या जो उन्होंने कंपनियां बनाई हैं, जो उनकी सोशल मीडिया टीम है, उसमें कितने बैकवर्ड, कौन दलित, कितने आदिवासी है, ये योग्यता के आधार पर वो चाहते हैं। और राजीव गांधी ने 1985 में, मेरे पास आज भी वो है, उस समय ज्यादा टीवी नहीं था, और उन्होंने तब ये कहा था कि आरक्षण पुराना जो चला आ रहा है 35 साल से, उसमें अब बदलाव की जरूरत है। उतनी ज्यादा योग्यता हमें शिक्षा की तरफ ध्यान देना होगा, वरना योग्य लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जाति के आधार पर यदि आप टिकट बांटिए, आपकी मर्जी है, आप लोगों को भड़काइए, जो लालू यादव यही करते रहे, और इसीलिए उन्होंने जितने चरवाहा स्कूल बनाए, कभी जाति लिखी। आप आज भी बिहार में क्यों पिछड़े लोग हैं? आज दरभंगा का जो ऊंची जाति का है वो भी गरीब है, और जो दूसरा है, लेकिन हाँ, लालू जी के परिवार की शादियों में हाथी निकलते हैं, बड़े बड़े घोड़े निकलते हैं, घोड़ों की बात है उनके लिए, लेकिन वो भ्रष्टाचार में फिर जेल भी जाते हैं। तो आप ये बताएं, इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी के सारे भाषण उठा लीजिए, उन्होंने जातिवाद का विरोध किया। मेरे पास आज भी डॉक्यूमेंट्स है, मेरी किताबों में जिक्र है राजीव गांधी का पूरा इंटरव्यू। हमने तो सुनवाया ही ना कि दादी क्या कह रही थी, हमने तो सुनवाया अभी कि वो कह रही थी कि मैं जात में विश्वास ही नहीं रखती। पोता भी कह रहे कि जात बताना जरूरी है। और राजीव गांधी भी, लेकिन राहुल गांधी को आजकल वो लालू यादव से खाना बनाना नहीं सीख रहे, वो जाति का पाठ पढ़ रहे हैं और पढ़ाना चाहते हैं। मुझे मतलब उनको आपत्ति नहीं है, डेमोक्रेसी में उनका अधिकार है, लेकिन ये
योग्य युवा, योग्य महिलाएं, योग्य जो भी है उनके लिए नीची जाति। आज तो आदिवासी हमारे देश की राष्ट्रपति है। हमारे कई देश के बड़े बड़े नेता जो हैं वो पिछड़े वर्ग के भी हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, हर वर्ग से। और वो जाति से ऊपर उठने के कारण जो पिछले 60 साल जो आपने कहा, जो 70 साल में जो प्रगति हुई है उसका श्रेय मोदी जी को दीजिए, नेहरू जी को दीजिए, राजीव जी को दीजिए, नरसिंह राव को दीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी को दीजिए। लेकिन प्रगति सबको साथ बढ़ा करके हुई है। हाँ, शिक्षा में क्रांति के लिए जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें अपने आप जाति खत्म होगी। जाहिर सी बात है। तो ऋषि मतलब अब सिर्फ यही रह गया है देश के सामने कि जाति, या फिर आपको लगता है कि नहीं अब भी जो है इसमें बहुत ज़्यादा वो है कि हम वोटों से पहले या चुनावों से पहले जो है जाति को एक हकीकत मान करके देख सकते हैं? हालांकि मनोज झा कह रहे थे कि इसे इस कंपैरिजन में मत देखिए, चुनावों की दृष्टि से ये बहुत तुच्छ कंपैरिजन होगा, क्योंकि यहाँ पर सबको पता लगना चाहिए। आज बिहार में हुआ और उसके बाद एक एक जाति कह रही है कि देखिए अब मुझे मेरा हक मिलना चाहिए, क्योंकि अब जातियों को पता है कि वो कहाँ हैं, वो किससे हक मिलना चाहिए, किसने वंचित रखा। 33 साल से तो आप ही थे मनोज झा, आपकी पार्टी और जेडीयू की पार्टी, भाई वो आज बोल रहे थे। तो ऋषि फिर सवाल तो उन्हीं पार्टियों पे उठेगा ना। सचिन जी आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आपको उस चीज को भी ध्यान रखना होगा कि इस युग में भी जीताराम मांझी, एक मुसहर समाज से आने वाले मुख्यमंत्री, जब एक मंदिर जाते हैं और मंदिर से जाने के बाद उस मंदिर को गंगाजल से धोया जाता है, तो ये कृतियाँ भी हमारे समाज में है। जातीय जनगणना को सिर्फ आप जातीय राजनीति से जोड़ के नहीं दे सकते। समाज में जो भेदभाव है, आज भी भेदभाव है। आज भी बताइए कितने दलित परिवार हैं जिनके यहाँ बड़े जात, जो बड़े ऊंची जाति के जो लोग आते हैं, आज भी उनके यहाँ जो शादी ब्याह होता है उसके यहाँ नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार की त्रुटियां हमारे समाज में हैं और जातीय जनगणना का ये तो जातीय भेदभाव हुआ ना। मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ, चाहे वह सामाजिक भेदभाव हो, इकोनॉमिकली भेदभाव हो, उसको अब समाज के कई ऐसे वर्ग हैं जिनके ऐसे वर्ग हैं जिनके बारे में हम लोग जानते भी नहीं है। ओबीसी में भी कई ऐसे वर्ग हैं जिसकी पहचान नहीं है। तो इन सभी परिवार का कोई हिस्सा यदि पिछड़ा हुआ है, समाज का कोई हिस्सा जो आज भी विकास से महरूम है, तो उसको आगे लाने के लिए आपको गणना करना होगा। इस देश में पशु से लेकर पेड़ पौधे तक के गणना होता है। तो ये हमें तो पता करना होगा कि हमारे देश में कितने कैसे लोग रह रहे हैं, किस समाज के रहने वाले लोग रह रहे हैं, कौन समाज में पिछड़ा है, किसको सरकार की जो बहुआयामी जो स्कीमें हैं उसकी जरूरत है। नंबर 1। नंबर 2, सचिन जी, कौन सी ऐसी पार्टी है जो कास्ट के आधार पर टिकट नहीं देती है? अभी जो राजस्थान का ही एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कल सीट रिलीज हुआ है राजस्थान, जयपुर में जाइएगा, जयपुर ग्रामीण में झोटवाड़ा विधानसभा है, जहाँ से ये पूर्व केंद्रीय मंत्री क्या नाम है जयवर्धन राठौर साहब जो है उनको टिकट दिया गया है, राजपूत समुदाय से आते हैं और झोटवाड़ा जो है राजपूत बहुल एरिया है। क्या झोटवाड़ा से किसी ब्राह्मण को टिकट दे सकते हैं क्या? या कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी पार्टी इस प्रकार की अच्छी बातें करते हैं। अच्छी बातें करना टीवी डिबेट में अच्छा लगता है, लेकिन ये हिंदुस्तान की कड़वी सच्चाई है कि आज भी चाहे वो कांग्रेस, तो ये सच्चाई चुनावों के वक्त क्यों राहुल गांधी को याद आई सर? वो तब क्यों नहीं याद आई जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जब वो सत्ता में थे, तब क्यों नहीं कास्ट सेंसस करवा लिया? जब करवाया तो फिर रिलीज क्यों नहीं किया? इस बात की आलोचना होनी चाहिए राहुल गांधी, इस बात की बिल्कुल आलोचना होनी चाहिए कि आप जब सत्ता में होते हैं कुछ और कहते हैं, अभी आप विपक्ष में हैं तो कुछ और कहते हैं। लेकिन आप दूसरे लोगों को भी देखिए, नरेंद्र मोदी जी 2015 में जाते हैं, आलोक मेहता बैठे हैं, बड़े पत्रकार हैं, वो आपको इस बात का संज्ञान कराएंगे कि 2015 में नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं ओबीसी वर्ग से आता हूँ। तो प्रधानमंत्री पद पे आसीन व्यक्ति को भी वोट लेने के लिए कहना पड़ता है कि मैं ओबीसी वर्ग से हूँ। आज जब महामहिम जो राष्ट्रपति है हमारे देश की, वो आदिवासी हैं, तो चुनावी समर में जब बीजेपी जाती है तो उनको ये कहना पड़ता है कि हमने एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया। तो आज भी समाज में ये भेदभाव है, इसको हमें समझना होगा। और जाति जो है कड़ी सच्चाई है, बीजेपी का स्टैंड क्लियर नहीं है। बीजेपी ठीक है सर, मैं ये कह रहा हूँ जाति पर चुनाव लड़ा जाता है, जाति को देख के टिकट दिया जाता है, विजिबिलिटी के आधार पर तय किया जाता है। आज भी आपने वो मंदिर वाला, वो सामाजिक भेदभाव तमाम चीजें हो सकती हैं,
पर लेकिन जातिगत आर्थिक आधार पर जनगणना होने के बावजूद भी पिछड़ा पिछड़ा रहता है, दलित दलित रहता है, उसके बावजूद भी चुनाव से जस्ट पहले आकर के पीठ ठोक देना और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना, क्या ये चुनावी स्टंट नहीं है हिमांशु भाई? ये चुनावी स्टंट ही है और कुछ नहीं। और जो भाई साहब जो बात कर रहे थे मैं उनकी बात मानता हूं। आज 140 करोड़ के देश में विसंगतताएं हैं, मगर एक चीज की बहुत जरूरत है और वो भारतीय होने की, राष्ट्रवाद की जरूरत है। जाति कोई भी हो सकती है। अब जब वो उन्होंने जो एग्जाम्पल दिए कि नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ता है मैं ओबीसी कास्ट से हूं, वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ कोई जाति का भेदभाव नहीं होता, इसीलिए मैं ओबीसी हूँ फिर भी प्रधानमंत्री। क्या कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं हिमांशु जी, आप बड़े पत्रकार हैं। अरे भाई साहब आप आपके टर्न पे आप बात कीजिएगा, मैंने एक भी शब्द नहीं बोला। नहीं, मैं आपकी बातों पर हंसी आ रही है। ऋषि जी का बीच बीच में कांग्रेसी प्रेम जाग जाता है दरअसल, क्यों ऋषि जी? नहीं, जो देखिए फैक्ट्स है, जो फैक्ट्स है। मैंने क्या कहा, मैं तो सीधी बात करता हूँ भैया कि जो 10 वर्ष के अंदर एक राष्ट्रवाद की जो जरूरत थी, राष्ट्र को दरेक भारतीय को, कोई भी जाति का हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कोई भी हो, एक भारतीय बनने की जो जरूरत थी और भारतीय होने का एक गौरव होने की जो जरूरत थी, वो परसेप्शन होना चाहिए चुनाव का। ये परसेप्शन जो चुनाव का सेट करने की कोशिश की जा रही है, आपने जैसे पहले बताया, ये बात गलत है। जाति के आधार पर परसेप्शन नहीं होता, वो हकीकत है, आज तक होता आया है 70 साल से, कि जहां पर जो उम्मीदवार जीतता है, जीत सकता है, उसी को टिकट देते हैं और वहां पर वो गिना जाता है कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 2 लाख वोट है तो इसमें से कौन सी जाति के लोगों के सबसे ज्यादा वोट है और जिसकी वजह किसको खड़ा करेंगे तो सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। इसके पीछे एक और वजह तो नहीं है जो कि बीजेपी के कई नेता बार बार ही कहते रहे हैं भाई, अगर उमूमन देखा जाए तो कितने 82-83% हिंदू है और बाकी जो है वो अलग, और जो बाकी माइनॉरिटीज है, एक वो वजह तो नहीं। आलोक सर कह रहे हैं कि बेसिकली आपको मंडल कमंडल यानी कि हिंदू वोट डिवाइड करके देखना है, यही एक तरीका रह गया है। बेसिकली हिंदू वोट डिवाइड करके देखना है। अब यही एक इसका बेसिकली जाति तो बहाना है, असल में हिंदू वोट डिवाइड करके देखना है। हो सकता है कि डिवाइड करके देखें, हिंदुओं को बांटे, तब जा हो सकता है कि हमारी जाति वाला हमें जो है थोड़ा बहुत जो है वोट दे दे। ये एक स्ट्रेटजी जो मुझे लगता है कि शायद जिस पर कांग्रेस सोच रही है, या फिर जो सोच क्या रही है उसने अनाउंस ही कर दिया। सचिन जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। असल में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने, आप उससे सहमत हो असहमत हो, हिंदुत्व की बातों को जोड़ दिया और हिंदुत्व में भी आरएसएस के सुदर्शन जी या रज्जू भैया, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जो पूर्व सरसंघ चालक थे, मोहन भागवत जी, वो कहते हैं कि जो देश में रहता है हर भारतीय को हम हिंदू मानते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो। इसी दृष्टि से हिंदुत्व को और भारतीयता को कैसे बांटा जाए, जो हिमांशु जी कह रहे हैं, ये कहना कि देखिए नरेंद्र मोदी खाली बैकवर्ड होने से, शंकर दयाल शर्मा ब्राह्मण होने के कारण राष्ट्रपति नहीं बने। मैं मानता हूं नकुल किशोर शर्मा राजस्थान का उदाहरण दे रहे हैं, हरदेव जोशी, शेखावत क्या जाति के आधार पर मुख्यमंत्री बन पाए? अशोक गहलोत, ठीक है वो बैकवर्ड कास्ट से हैं, लेकिन उन्होंने इतने साल काम किया है, इसीलिए आधार पर वो बन पाए। तो ये कहना कि जाति के आधार पर मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, अरे भाई ये कहकर के आपने दलित बनाया ना। देख लीजिए अगले चुनाव में अध्यक्ष खाली दलित बनाने से जगजीवन राम की पार्टी का क्या हुआ था, मीरा कुमार का क्या हुआ। खाली दलित बनाने से नहीं होता, दलितों के लिए काम नहीं करते। उसी सरकार में हमने इसलिए कहा शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मुद्दा क्यों नहीं बनाते? राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर क्रांति के लिए यदि राजीव गांधी को श्रेय दिया जाता है तो उनको कहना चाहिए कि योग्यता बढ़ाएंगे। हम हाई स्कूल को, जो केजरीवाल साहब कहते हैं, उस तरह से आप सरकारी स्कूलों को अच्छा करिए ना, तो उसमें हर जाति के बच्चे को आगे मौका मिलेगा। लेकिन आप तो पढ़ने जाएंगे हार्वर्ड और कैम्ब्रिज और उसके बाद दूसरों को कहेंगे भैया ये दलित है, इसको तो इसके आगे बढ़ा दीजिए। लेकिन आप ये कहते हैं दलित हो, बैकवर्ड हो, और इसके आधार पर जाति की कितनी हजारों जातियां हैं। आप यदि देखेंगे तो उसकी गणना करके कितना डिवाइड करेंगे, हर घर में आप हर पड़ोसी को बांट देंगे। आज जो कह रहे हैं कि हाँ शादी ब्याह में या मंदिर में यदि कोई भेदभाव करता है तो उसके लिए कानून है, उसके लिए शिकायत हो सकती है और उसके लिए समाज में जागृति की जरूरत है। मेरा मानना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ये पाप वापस अपने सिर पर ले रही है और ये कहना चाहती है कि समाज बढ़ जाए। फिर से मंडल की तरह वीपी सिंह के जमाने में जो सड़कों पे लोगों ने, बच्चों ने आग लगाई थी,
आज वही चाहते हैं जिस वीपी सिंह ने उनको सत्ता से बाहर किया कांग्रेस को। किन लोगों को आगे बढ़ाया गया? हर वर्ग के लोग आगे आए। इसके लिए आपको बेसिक सुविधाएं देनी होगी, उस पर जोर नहीं दिया जाता, वो ध्यान नहीं देते। वो खाली इसको एजेंडा, चूंकि मैंने कहा ना, उनको लग रहा है लालू जी खुश हो जाएंगे तो बिहार यूपी में अखिलेश मुझे ज्यादा सीट दे देंगे और मैं जीत के आऊंगा तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। सिर्फ एक बात लक्ष्य उनका है कि बैकवर्ड वोट नहीं, बैकवर्ड नेता मेरे साथ आ जाएं, वो लाठी के दम पर आए, बूथ लूट करके आए। पिछले चुनाव में तो यही नेता कहते थे नहीं बूथ लूटने का इंतजाम कर दीजिए, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर भरोसा नहीं है। जीत जाएंगे तो कहेंगे हम हमारी जीत है, जनता की जीत है। चुनाव हार देख जाएंगे लीजिए, तो कहेंगे वोट की जीत है। अगर ऐसा ही मुगालता है तो पिछला चुनाव देख लीजिए। ज्यादातर जो है, अगर ओबीसी जो है, अगर प्रीडोमिनेंटली माना जाता है कि नहीं, नीतीश जो अपनी पीठ ठोक रहे थे कि मेरा वोट बैंक है, लेकिन उसका परसेंटेज उतना ही था कि वो बाहर नहीं आ पाया। लेकिन हमने पिछले कितने चुनाव देख लीजिए, ओबीसी का जो वोट है कहाँ जा रहा है? वो बीजेपी की तरफ उसका वोट बढ़ा है। महिलाओं का वोट जो है बीजेपी की तरफ बढ़ा है। तो आप ऐसा नहीं कि सिर्फ जाति में ओबीसी मेरा वोट है, मीणा तुम्हारा वोट है, माली तुम्हारा वोट है, राजपूत उसका वोट है, ब्राह्मण उसका वोट है करके देख लेंगे। कास्ट के आधार के बावजूद भी वोट जो है बीजेपी का कहीं बड़ा है। बिल्कुल, मेरा तो यही मानना है कि देखिए सब जी, कहिए हिमांशु जी कह रहे हैं या जो भी बात अभी जो बात आगे बढ़ा रहे हैं, मेरा ये कहना है कि जी, मेरा यही मानना है कि देखिए इस तरह से समाज में, आप गुजरात को लीजिए, क्या मोदी जी खाली बैकवर्ड के आधार पर वहां जीते हैं? कितनी बड़ी संख्या। हिमांशु जी हमारे साथ है, मिश्रा जी हमारे राजस्थान के हैं, जानते हैं। मेरा ये कहना है कि आप राज्यों में ठीक है, थोड़ा बहुत यदि होता है कि साहब उन्होंने वोटर लिस्ट में देखा, लेकिन वहीं पर दूसरे लोग अच्छी तरह जीत के आते हैं। समाज में कई रिजर्व सीट है, उस रिजर्व सीट पे क्या खाली दलित वोट देता है? क्या एससी एससी वोट देता है? तो वोट की राजनीति के लिए और खाली डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा इसको बढ़ाना है। अरे उपजाति का नाम लेंगे तो इसका बढ़ाना दिखा देंगे आप क्या? कितने ही लोग, जगजोर राम की बेटी को आप कहेंगे दलित है क्या? वो उनको इतना आगे बढ़ चुकी, वो प्रगति हुई उनके बच्चों को, आप वैसा तो नहीं ट्रेन करना चाहेंगे ना। लेकिन आप कहेंगे नहीं 500 साल। और वेद में, चूंकि एक लाइन में कहूंगा, राहुल गांधी जी कहते हैं वो बहुत ज्यादा धर्म किताबें पढ़ रहे हैं। वेदों में आप मनुस्मृति की बात मत करिए, उसको लेकर के नहीं, मैं वेदों की बात कर रहा हूँ। वेदों में कहाँ लिखा है जाति? कहीं जाति का उल्लेख नहीं होता। आप खाली दूसरी बात में जो संविधान में भी कहा लिखा जाति जिससे देश चल रहा है, संविधान में भी कहा लिखा जाति जिससे देश चल रहा है, वहां पे भी वर्ग लिखा है ऋषि। और अरे भैया, संविधान की बात बाबा साहेब आम्बेडकर ने पहले कहा था कि ये रिजर्वेशन जो है जाति आधारित वो 60 साल तक रहेंगे और 60 साल के बाद वो नहीं होना चाहिए। मतलब कि उनका कहने का सीधा अर्थ यह था कि हमारे संविधान में 60 साल के बाद कोई भी रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। सब लोग एक पायरी पे, एक समान पायदान पे आ जाने चाहिए। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, हम 60 साल के बाद भी, मगर पहले 60 साल के। सचिन जी, हाँ बोलिए ऋषि। सचिन जी, सर आलोक मेहता सर ने बहुत बेहतरीन बात की है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, लेकिन उनके एनालिसिस का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। अब इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। 2002 से पहले नरेंद्र मोदी जी जिस जाति से आते हैं वो ओबीसी में नहीं आती, वो जनरल में आते थे। और नरेंद्र मोदी जी उस समय मुख्यमंत्री बन चुके थे, तो क्या जरूरत था नरेंद्र मोदी जी को उस जिस समाज से आते हैं उस समाज को ओबीसी में लाने का? नरेंद्र मोदी जी तो मुख्यमंत्री बन गए थे, वो सब कुछ पा लिए थे। राज्य का मुख्यमंत्री होना बहुत बड़ी बात है। उसी के बनिस्पत भरतपुर के जाट समाज जिस समाज से विश्वेंद्र सिंह आते हैं, उन्होंने, उस समाज ने कहा कि हमारा समाज आगे है, हम जो है विकास का आयाम को पा लिया है, हमें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, हमें ओबीसी वर्ग में रखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं सचिन जी, सिर्फ भरतपुर, राजस्थान के भरतपुर के जाट जो हैं ओबीसी में नहीं आते हैं, बाकी पूरे हिंदुस्तान के ओबीसी जाट जो है ओबीसी में आते हैं। तो ये चीज को भी समझना होगा। जब हमारे जो टॉप पे बैठे सियासतदान हैं अपने समाज को ओबीसी एससी एसटी में लाने के लिए परेशान है, और दूसरी तरफ जो आदमी विकास के डेवलपमेंट के आयाम से महरूम है उनको कहते हैं तो किसका कसूर रहा फिर ऋषि? सवाल तो यही है ना कि देश, या तो आप वोटर की आंखों में सिर्फ धूल झोंक रहे हैं, फिर कसूर किसका रहा? भाई अगर नरेंद्र मोदी की जाति आपने कह रहे हैं कि उसमें शामिल की गई, जिसमें भी है ओबीसी में शामिल हो गई। भाई एक बात बताओ ना, 60 साल तक से तो आप सर अपने राज्यों में करवा लिए होते, सर कांग्रेस अपने राज्यों में करवा ली होती, वहां पर कह रही थी देखिए हमारे यहाँ पर जो है ओबीसी को हमने जो है जनरल के बराबर कर दिया, वहां नहीं हुआ ना।
यहां तो कल कहीं ना कहीं आशय दोबारा जनता को बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर ओबीसी जो है वो लगभग अगर 60% के करीब है और आरक्षण 30 के करीब है तो कहीं ना कहीं जाकर के 60 तक आरक्षण दे देंगे। ये तो बोल नहीं पाए, वरना कहीं ना कहीं वो देश को इस तरीके की राजनीति बताने की कोशिश वो कर रहे थे। ना जाने क्या होगा।